सुबह नाश्ते की मेज़ पर सबने उसकी मुज़म्मिल तबीयत, सुर्ख आंखों की थकावट को महसूस किया था। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? फरहा बेगम ने बॉयल अंडे की डिश उसके आगे रखते हुए इस्तफसार किया। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, वो फोर्क एग में फंसाते हुए बोला। लग तो नहीं रहे, आंखें आपकी बहुत सुर्ख हो रही हैं, निम्रा ने कहा। फीवर तो नहीं हो गया? आकिब ने फिक्रमंदी से पूछा। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आप परेशान मत हों। रात मुझे साकिब भाई याद आ रहे थे, फिर सो ना सका, वो अंडा खाते हुए बोला। हाँ, अब उसकी याद ही तो रह गई है। साकिब के जिक्र पर उनके चेहरे संजीदा हो गए। फरहा बेगम एक रंजीदगी से गोया हुई। वो हमसे जुदा हो गए, मगर उनकी याद कभी जुदा नहीं हो सकती। आकिब गहरी सांस लेकर कह उठा। साकिब भाई की वाइफ कहाँ होती हैं? उसने फरहा बेगम से सवाल किया था और जवाब में कई रंग उनके चेहरे पर फैलते देखे थे। वो यहीं होती हैं, इसी घर में। माँ को मकरो फरेब के जाल बुनते देखकर आकिब फौरन कह उठा। इसी घर में? इट्स इम्पॉसिबल, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। मुझे आए तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है। क्या इस दौरान वो कहीं गई हुई हैं? वो बारी बारी उन तीनों के चेहरे देख रहा था, फिर उसकी हसास निगाहों से फरहा बेगम के चेहरे पर नमूदार होता तनोफर, बरहमगी, निम्रा के अंदाज में लापरवाही और बेगानगी और बेचैनी छुपे ना रह सके। उनमें सिर्फ आकिब का अंदाज और चेहरा ही पुरसकून और हर किस्म की हिचकिचाहट और इस्तराब से पाक था। वो कहाँ जाएंगी यार, यहीं हैं। भाभी की पैदाइश से 2 माह कबल उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और पैदाइश पर वालदा का। उनके चचा ने उनकी परवरिश की और भाभी की शादी से कुछ अरसा कबल उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। जैसे तैसे चची और उनके बच्चों ने उनको बर्दाश्त किया। रुखसती के बाद शादी वाले दिन जब भाई की कार ट्रक से टकराई, भाई मौका पर ही हलाक हो गए। भाभी भी शदीद चोटों के बाइस कई दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। ममा और समरा आपी मौजज़ाना महफूज रही थी। भाभी के घर वालों ने मनहूस कहकर इनसे रिश्ता तोड़ लिया। ओह वेरी सैड। वो हैं कहाँ? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। वो अपने अंदर एक अजीब सी बेकली और वहशत फैलते महसूस कर रहा था। इस वजदानी कैफियत में वो फरहा बेगम को ना देख सका था, जो शोला बार निगाहों से आकिब को घूर रही थी। निम्रा का मूड भी ऑफ हो चुका था। दरअसल बेटा, पै दर पै हादसात उसके साथ इस तरह हुए कि वो लड़की खुद एतमादी और भरोसे से महरूम हो गई। ऐसे वक्त में मैंने उसको तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं समझा कि मेरा बेटा ना रहा, मगर बहू तो मेरे करीब रहेगी। दिल से लगा कर रखा हुआ है मैंने उसे। समरा निम्रा से ज्यादा अजीज है मुझे वो। नाश्ते के बाद मिलवाती हूँ। वो बहुत अक्लमंद और बाहया लड़की है। उसकी ख्वाहिश पर ही मैं किसी को उसके मुतालिक नहीं बताती कि वो कहती है घर में जवान देवर मौजूद है, लोगों को रुसवाई का मौका ना मिले, इसलिए वो किसी से नहीं मिलती। काफ़ी वक्त से उन्होंने अपनी इश्तियाल अंगेजी पर काबू पाकर बात बनाई। राबिका से उसकी मुलाकात बहुत सरसरी हुई थी। वो चादर को अपने गिर्द लपेटकर गर्दन और निगाहें झुकाकर सिर्फ उसे सलाम कर पाई थी। फरहा बेगम उसके साथ इस तरह थी जैसे कैदी के साथ कोई सिपाही अपनी निगरानी में मुलाकात करवाता है। वो भी रात वाली उस नेक दिल परी को साकिब की बेवा के रूप में देखकर खामोश ही रह गया था। ममा, क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको उस मनहूस से उमर को मिलवाने की? नम्रा फरहा से आकर मुखातिब हुई थी। ज़रूरत पड़ गई थी तभी मैंने मुनासिब समझा कि अब उमर से छुपाना ख़तरनाक है, क्योंकि वो इस घर का होने वाला दामाद है। आज नहीं तो कल उस पर यह हकीकत आया हो ही जाएगी। फिर आकिब कहाँ छुपाने वाला है? वो निम्रा को देखते हुए बोल रही थी। पर्पल और येलो साड़ी में नक्शक से तैयार वो खूबसूरत लग रही थी। कहीं जा रही हो? जी मम्मा, वो मैं उमर के साथ। अच्छा ठीक है, जाओ। कल समरा और आतिफ आ रहे हैं, घर में ही रहना। मैं भी बेगम सज्जाद के यहाँ जा रही हूँ दरसे कुरान में। वो ड्राइवर के हमरा चली गई थी। उमर उस वक्त खिलाफे मामूल जल्दी घर आ गया था। घर में फैले सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। वो अपने कमरे में चला आया। हस्बे मामूल कमरा साफ सुथरा था। बेड की चादर बेशिकन थी। गुलदानों में ताज़ा फूल महक रहे थे। हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। वो शूज़ उतार कर बेड पर लेट गया। कल तक वो हैरान होता था कि रशीदा किस तरह
इतनी महारत और सफाई से उसकी चीज़ों को सेट करती है। वो सुबह कमरा खूब फैला कर जाता था। घर में इकलौता होने के बाइस वो बहुत लाडला और चहीता था। उसे कभी भी चीज़ें संभालना नहीं आया था। उसकी मौजूदगी में कमरा फैला रहता था। यहाँ भी यही मामूल था। आज उस पर हकीकत आया हुई थी कि यह तमाम सहर अंगेज़ी राबिका के सलीकामंद हाथों की थी। राबिका के ख्याल से उसके अंदर एक नामानूस से जज्बे ने सरसराहट की थी। वो इस तरह से उठ खड़ा हुआ। बेनाम सी हलचल खासी देर तक होती रही थी। वो फ्रेश होने बाथरूम घुस गया। रशीदा चाय की तलब उसे कमरे से वहाँ ले आई थी। ओह आप, रशीदा मार्केट गई है सब्जी लेने। राबिका किचन में उसे देखकर कदरे सटपटाई थी। आंटी निमरा कोई घर में नहीं है? उमर कनखियों से उसका जायजा लेता हुआ बोला। कॉटन के सूट का रंग कदरे उड़ चुका था। प्रिंट भी बार बार इस्तेमाल से धब्बों की सूरत इख्तियार कर गए थे और उसके नाजुक जिस्म पर वो सूट बहुत ढीला था। चेहरा दुपट्टे की ओट में वाज़े ना था। उसकी ज़हनी हालत सहम जाना, बेबसी और लाचारी फरहा बेगम की दोगली मास्क ज़दा शख्सियत को जाहिर करने में पेश थी। आंटी दरसे कुरान में गई हैं, शायद साथ निमरा भी गई हों। आपको कुछ चाहिए? राबिका उसकी मौजूदगी में घबराहट का शिकार हो रही थी। जी चाय चाहिए, सर में कुछ दर्द है, ऑफिस से भी इसीलिए जल्दी आ गया। वो वहीं कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला। आप अपने रूम में जाएं, मैं चाय वहीं भिजवाती हूँ, रशीदा आती ही होगी। उसे वहीं बैठते देखकर वो बौखलाहट छुपाते हुए गोया हुई। ओके, एक्चुअली मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। कल रात मैंने आपको नामालूम क्या क्या कह दिया। उसकी खौफजदा हालत से बेखबर वो कह रहा था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, वो केटल बर्नर पर रखते हुए बोली, लेकिन मैं बेहद गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे एहसास नहीं था कि आप यहाँ हो सकती हैं। कल रात आपसे बात हुई तो मुझे ख्याल आया आप राबिका तो नहीं हैं, क्योंकि साकिब भाई के फैमिली मेम्बर्स को मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। जी, राबिका को शदीद इख्तलाज होने लगा। उमर जा ही नहीं रहा था। वो उस पर आयद जबर और पाबंदियों से नावाकिफ था। साकिब की बेवा और उस घर की बहू समझकर बहुत एहतराम और मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था वो, और वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर किसी भी लम्हे फरहा या निमरा में से कोई भी आ गया और उमर को उससे गुफ्तगू करते देख लिया तो वो ज़िंदा दरगोर कर दी जाएगी। इस खौफ और परेशानी में उससे नॉर्मल तरीके से बात ना कर पा रही थी वो, और चाहती थी कि किसी भी तरह वो वहाँ से चला जाए। आप कुछ कंफ्यूज हैं? वो उसके इज़्तिराब और बेचैनी को भांप गया। जी नहीं, आप अपने रूम में जाएं, चाय और टैबलेट पहुंचाती हूँ वहाँ। उमर को अपनी हद तक का एहसास हुआ, मगर वो कुछ सोचकर कोई भी सख्त जुमला कहने से रुक गया। शायद आप मुझे माफ़ नहीं कर सकी हैं मेरी कल की गुस्ताखी पर। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। चाय के पानी में उबाल आ चुका था। कहवे की सूंधी खुशबू वहाँ फैल गई थी। राबिका ने फ्रिज से दूध का पैकेट निकालते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे गेट खुलने की आवाज़ आई और दूध का पैकेट उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा। वो मुतवहज सी उमर की तरफ बढ़ी। खुदा के लिए आप चले जाएं यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। लम्हे भर में उसके चेहरे की सफ़ेदी जर्दी में बदल गई। मारे खौफ के वो कांप उठी। उमर उसकी हालत देखकर परेशान हो गया, मगर फौरन बाहर आ गया। रशीदा हाथ में बास्केट पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। उसे देखकर सलाम किया और किचन की जानिब बढ़ गई, जहां उसे देखकर राबिका की जान में जान आई। फिर बहुत जल्द उमर की निगाहों में राबिका की हैसियत और फरहा बेगम और निमरा की हकीकत आ गई। फरहा बेगम जो मुहज़्ज़ब सोमो सालात की पाबंद हैं, पाबंदी से दीनी महफिलों में शिरकत करती हैं। घर में भी अक्सर दर्स व तदरीस होती रहती है, मगर उनके मिजाज और तबीयत में कहीं भी मजहबी अखलास और रवादारी, दरगुजर और नरमी नज़र ना आती थी। अपने से कमतर लोग, खसूसन राबिका के साथ उनका रवैया बेहद ख़राब था। तमाम मालूमात उसे रशीदा की ज़ुबानी मालूम होती रहती थी। फिर उसकी निगाहों से भी कभी कभी फरहा बेगम की ज़्यादतियाँ गुजर ही जाती थीं। किन सोचों में गुम है? उसकी आवाज़ पर उसने सर उठाकर ब्लू जीन्स और रेड स्टाइलिश टी शर्ट में सामने खड़ी शॉर्ट बालों की ऊंची पोनी, रेड नगीनों वाले आवेजे और गर्दन में वैसा ही नेकलेस, मेकअप ज़्यादा चेहरे पर सबसे ज़्यादा नुमायां सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठों वाली निमरा को देखा था।
वो खूबसूरत थी मगर बावकार नहीं। उमर ने निगाहें फेर कर कहा, मम्मी पापा का इसरार है मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर उनके पास आ जाऊं, यही सोच रहा हूँ। अभी जाऊं या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद? आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? वीकेंड को जाएं, मंडे को वापस आ जाएं। एक दिन की छुट्टी आपकी फर्म अफोर्ड कर सकती है। वो मुस्कुराती हुई सामने बैठ गई। मशवरा दिया, फर्म की जानिब से एक भी प्रेशर नहीं है मुझ पर, मगर प्रोजेक्ट से एक दिन की लीव भी फर्म के लिए बड़े नुकसान का बाइस होगी, जो मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हैंडल करना पड़े। वो नुकसान आपका तो नहीं होगा, छुट्टी कर लें आप। नहीं, मैं काम में मुकम्मल ईमानदारी और दयानतदारी बरतने का आदी हूँ। मैं काम इबादत समझकर करता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, वाकई इतने दयानतदार हैं आप? निम्रा हंसकर गोया हुई, मैं ज़िंदगी के हर मामले में दयानतदारी से काम का आदी हूँ। वेरी नाइस, फिर तो आप एक परफेक्ट आइडियल पर्सनैलिटी हैं। निम्रा उसकी जानिब मखमूर निगाहों से देखती हुई गोया हुई, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हकीकत बता रही हूँ, गप नहीं है ये उमर। थैंक्स, मैं यही कह सकता हूँ। वो उठते हुए बोला, मैं आपके पास आई और आप जा रहे हैं। सॉरी, मुझे होमवर्क करना है आज। आजकल वर्किंग टाइमिंग्स बहुत टफ जा रही हैं, इसलिए यहाँ आकर भी होमवर्क करना पड़ता है। उसने बड़ी आसानी से उससे जान छुड़वाई थी। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? फरहा बेगम निम्रा की जानिब देखते हुए इस्तफसार करने लगी, जो मुंह बनाती कमरे में आई थी। उमर को नामालूम क्या हो गया है। पहले तो बड़े शौक से मेरे साथ बाहर जाते थे, मगर अब कुछ दिनों से लिफ्ट ही नहीं देते। आज भी काम का बहाना करके चले गए, जैसे पूरी फर्म को तन्हा ऑपरेट कर रहे हों। वो इंजीनियर है, बड़ी जिम्मेदारी है उस पर। कुछ दिन सब्र कर लो, वो तमाम वक्त तुम्हारे ही लिए निकालेगा। उन्होंने करीब पड़े कपड़ों के ढेर में से कुछ सूट अलहदा करते हुए तसल्ली दी। मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा। वो बेड पर नीम दराज होकर बोली, बहुत जल्द। मुझे पक्का यकीन है। जिस हिसाब से वो तुम्हारे साथ रहता है। माँ की बात पर उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये पुराने कपड़े क्यों निकाल कर बैठी हैं? समरा आई थी तो कह रही थी, इस मनहूस के कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। घर जाकर आतिफ बातें कसते हैं कि हमने उसे नौकरों से भी बदतर हुलिये में रखा हुआ है। इधर उमर भी इसके बारे में जान चुका है। किसी ना किसी तरह उससे सामना होने का इम्कान रहता है। यही सोचकर मैंने अपने कुछ सूट निकाले हैं। बेटा, ये दामादों की ज़ात बड़ी तोता चशम होती है। ज़रा ज़रा सी बात पर आंखें बदलने लगती है। बहुत सोच समझकर उनसे ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। ये आतिफ भाई का नवाबीपन मुझे एक आंख नहीं भाता। खाने पीने के इतने शौकीन हैं, हर चीज़ खाते हैं और साथ में नुक्स भी निकालते रहते हैं। अब क्या करें, बेटी दी है तो नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। वो चंद सूट उनमें से निकालते हुए बोली। हॉल रूम में दर्स का प्रोग्राम हो रहा था। फरहा बेगम खुश मिजाजी, खलूस और मुरव्वत, रवादारी और इज्जो इनकसारी की मुजस्सम सूरत बनी बैठी थी। बहुत अच्छा बयान किया था उन्होंने यतीमों बेवाओं के हुकूक पर। तमाम खवातीन मुतासिर हुई थीं। वो आकर बैठ गई थी। दूसरी खातून शरई पर्दे पर बयान शुरू कर चुकी थी। रशीदा सबको चाय सर्व करके वहीं बैठी सुन रही थी। किचन में राबिका रात के खाने की तैयारियों में लगी हुई थी जब उमर वहां दबे कदमों दाखिल हुआ था। राबिका ने उसे देखकर सिंक में चिकन धोते हुए बोलना चाहा था, मगर उससे कबल उमर कह उठा, ओह आप, क्या चाहिए? आप अपने कमरे में जाएं, रशीदा ले आती है। यही कहने वाली थी ना आप? वो सीने पर हाथ बांधकर उसके अंदाज में बोला था। अंदाज संजीदा मगर आंखों में शोखी थी, लेकिन राबिका उसके अंदाज पर मुस्कुरा भी ना सकी, सिर्फ दांतों से होंठ काट कर रह गई। जी, चाय पियेंगे आप? राबिका के लहजे में नापसंदीदगी दोहराई थी। अगर यहीं बैठकर चाय पीने की इजाज़त दें तो। आप कहाँ जा रही हैं? जवाब में राबिका ने उसके आगे चाय का मग रखा और खुद किचन से बाहर जाने लगी तो वह इस्तफसार कर बैठा, आप यहाँ बैठेंगे तो मुझे बाहर जाना होगा। ऐसा क्यों? आप खुद को इतना अलग थलग क्यों रखती हैं? निम्रा भी इस घर में आपकी हम उम्र है। वो बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है, फिर आप क्यों खोल में बंद होकर रह गई हैं? निम्रा इस घर की बेटी है और मैं बहू, बल्कि कुछ भी नहीं। अपनी सोच को बदलें, बहुत कुछ हैं आप। उमर साहब, आप अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके धीमे अंदाज में सख्ती दोहराई थी, जबकि उमर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट
थैंक गॉड आपको बोलना आता है, वरना मैं समझ रहा था आपको डरने खौफजदा होने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो चाय के सिप लेता हुआ बोला तो वो खामोशी से किचन से निकल गई और उमर मुस्कुराता रहा। फिर अमूमन वो उसे मौका देखकर बहादुरी और जिंदा दिली की तरगीब देने लगा था, और वो जो शुरू शुरू में उससे डरती थी, खौफजदा रहती थी, खासी हद तक वो खौफ और डर दूर कर चुका था, क्योंकि वो ऐसे वक्त में एंट्री देता था जब फरहा बेगम या निमरा घर में होती ही नहीं थी। उसकी मुआविनत करने वाली रशीदा थी, वही उसे घर के तमाम हालात से बाखबर रखती थी। रशीदा को राबिका से बहुत हमदर्दी थी। उमर की हौसलामंद बातों से उसे हिम्मत मिली थी, जो वो राबिका से मुतालिक हर बात उससे शेयर करने लगी थी, राबिका को बताए बगैर। आकिब आजकल कारोबारी उलझनों में उमर को बहुत कम वक्त दे पा रहा था। उमर कई बार निमरा को एक नौजवान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर देख चुका था। फरहा बेगम की मुनाफकत पसंद शख्सियत पर उसे एतमाद ना था, इसलिए वो आकिब से बात करना चाह रहा था कि वो निमरा की बेराह रवी का नोटिस ले। वो घर में होती तो उस पर दिलो जान निछावर कर देने को तैयार होती, और बाहर उस लड़के के साथ इस तरह बेतकल्लुफ़ी से हाथों में हाथ डाले घूमती जैसे उससे बढ़कर कोई अजीज ना हो उसे। आज उसने डिनर पर्ल में अपने असिस्टेंट के साथ किया और वहीं निमरा को उस लड़के के साथ फिर देखा। निमरा उसे ना देख पाई थी। आकिब आज घर में मिल गया था, मगर बहुत थका थका सा। उसने ऐसे में कुछ कहना मुनासिब ना समझा। कुछ देर फरहा बेगम के पास बैठकर वो अपने रूम में आ गया। सेल फोन से घर पर बात की, फिर कपड़े बदलकर बाहर रीलिंग के पास खड़ा हो गया। बेसाख्ता मामूल के मुताबिक बरगद के दरख्त की जानिब निगाहें उठी, फिर नाकाम लौट आईं। वो वहाँ पर नहीं थी। उस रात के बाद से वो वहाँ फिर नज़र नहीं आई थी, मगर उसकी निगाहें बेइरादा उस जानिब उठती थी। उसके अंदर बेकली सी फैलने लगी। राबिका का तस्वुर हमा वक्त उस पर हावी रहने लगा था। नामालूम ये जज्बा हमदर्दी था या, मगर वो खुद को उसके तस्वुर से आज़ाद नहीं कर पाता था, और उसकी ये दीवानगी राबिका से छुपी ना रह सकी थी। यही वजह थी कि वो उसके साथ रवैया बहुत सख्त और खुरदरा रखती थी, मगर उस पर कोई असर ना था। उसकी सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए वो कंप्यूटर ओपन करके बैठ गया। काफ़ी देर काम करता रहा, फिर चाय की तलब हुई तो सोचा रशीदा से कहे, मगर याद आया आज वो छुट्टी पर थी। वो खुद उठकर किचन की तरफ आ गया। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट भी रोशन थी। वो अंदर गया तो राबिका उसे इस वक्त देखकर बौखलाई, फिर तेज़ी से अपने आगे रखी प्लेट को दोनों हाथों से ढांप दिया। उमर की उकाबी निगाहें प्लेट में पतली दाल देख चुकी थी। राबिका के झुके हुए चेहरे पर फैलती नदामत और खिफत, कम मायगी का एहसास उसे भी उस लम्हे बुरी तरह नादिम कर गया। राबिका की बेबसी और लाचारी को उस समय उसने पूरी तरह महसूस किया था। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे तकल्लुफ़ ज़दा खामोशी रही, जिसको राबिका की आवाज़ ने तोड़ा। ठंडे पानी का कूलर यहाँ रखा है, वो खौफ पर काबू पाकर पुरएतमाद लहजे में गोया हुई। साथ उसने आहिस्तगी से प्लेट आगे सरका दी और उठ खड़ी हुई। उमर की निगाहें प्लेट में तैरती दाल और बासी रोटी पर थीं। उस 4 कुर्सियों वाली छोटी सी टेबल पर सिर्फ एक दाल की प्लेट और रोटी रखी थी। उसकी निगाहों में अनवाउ अक़साम से भरी डाइनिंग टेबल घूम गई, जो तीनों टाइम उसके आगे सजाई जाती थी, और खाना बचता था। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप खाना खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस ऐसे ही बैठ गई थी। उमर ने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक्ड था। वो सख्त हैरान हुआ, मगर फिर फौरन ही उसके जहन में रशीदा की बात गूंजने लगी, जो बता चुकी थी कि बेगम साहिबा रात को बचा हुआ खाना अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवा कर ताला लगा देती हैं, ताकि दोपहर को वही खाना इस्तेमाल हो, क्योंकि उमर और आकिब लंच अमूमन बाहर ही करते हैं। घर के मुलाजमों के लिए दाल या सब्जी बनती थी, वो आज देख चुका था। पानी लेकर वो रुका नहीं, सीधा किचन से निकलता चला गया। दूसरे दिन रात को उसने खाना नहीं खाया और ऐन उस वक्त किचन में पहुंच गया जब राबिका खाने के लिए बैठी ही थी, क्योंकि वो किचन के तमाम कामों से फारिग होने के बाद खाना खाती थी। उस वक्त फिर उमर को देखकर वो हैरान हुई। वो इत्मीनान से उसके सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठते हुए संजीदगी से बोला, ये मुझे कल मालूम हुआ कि अच्छा माल आप तन्हा खाती हैं, हमें ऐसा वैसा खिलाती हैं, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि खाना आपके साथ खाया करूँगा।
वो उसके सामने रखी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर अपने आगे रखे हुए बोला। प्लेट में आलू बैंगन का सालन था जो वो बड़ी रग़बत से खाता था। आप भी खाएं ना, क्यों ऐसे बैठी हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप? क्यों मुझे जलीलो ख्वार करवाने के जुनून में मुब्तला हैं आप? मेरी ज़िंदगी मुझ पर पहले ही बोझ है, इस बोझ को मज़ीद क्यों बढ़ा रहे हैं? वो शिद्दत से रो पड़ी। उमर खाना खाना भूल कर परेशानी से उसे देखने लगा जो रोए जा रही थी। प्लीज़ प्लीज़ रोएं मत, मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं था, आप जाएं यहाँ से। वो रोते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा पीछा छोड़ दें, मैं आपको कुछ नहीं समझना चाहती। ये ज़िंदगी नहीं कहलाती जो आप गुजार रही हैं। इज़्ज़त नफ्स और खुददारी का गला घोंटकर आप खुद को जिंदा समझती हैं। उसने फिर उस पत्थर पर ज़रब लगाने की सही की। अगर चलती सांसों का नाम ज़िंदगी है तो मैं ज़िंदा हूँ, वरना दुनियावी एतबार से तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन साकिब इस दुनिया से चले गए थे। साकिब का जिक्र करते हुए दुख की नई बरसात उसकी आंखों में उमड़ आई। लोग मुझे मनहूस कहते हैं, मुझे नफ़रत और हक़ारत की निगाहों से देखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब कातिबे तकदीर का तहरीर करदा है। ज़िंदगी में वाक़यात और हादसात होते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे लोगों की बातों पर यकीन आने लगा। जिसने मुझे चाहा वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे माँ बाप, चचा, उस्ताद और फिर साकिब मेरी नहूसत और बदबख्ती का शिकार बनते चले गए। अभी आपने खुद कहा ना, ये सब कातिबे तकदीर का लिखा होता है। फिर प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हमारे दरमियान कोई बात हो। राबिका उसकी बात कता करके सर्द मोहरी से गोया हुई। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और प्लीज़ उमर साहब, आप जाएं यहाँ से। कोई आ गया तो क्या होगा? क्या जवाब पेश करेंगे इस वक्त अपनी मौजूदगी का? और शायद आपको तो कुछ कहा भी ना जाए, मगर मेरे लिए कोई दूसरी जाए पनाह ना होगी।